नमस्कार आप सभी को। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग या नाइट, आप जब भी देख रहे हो। दीज आर दी नोट्स ऑन द जीआई सिस्टम, जहाँ पे सबसे पहले आपका टॉपिक होगा एमेटिक्स। तो आपको ये नोट्स बहुत ही हेल्प करेंगे एग्ज़ाम्स में गुड गेन करने को, एंड आपको एक अच्छी तरीके से कॉपी लिखने को भी एक तरीके से आपको एक अच्छा क्राइटेरिया मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं एमेटिक्स में। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव या फिर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, सो नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज़ एमेटिक। तो एमेसिस क्या होता है? प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, ठीक है। हमारे शरीर को बचाता है किन चीज़ों से? ताकि हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं वो बाहर निकल आए फ्रॉम द स्टमक एंड ड्यूडम। तो यहाँ पे ये चीज़ कही गई है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि हमारे शरीर से एलिमिनेट करेगा हार्मफुल सब्सटेंसेज को स्टमक से एंड ड्यूडम से। दूसरा हमारा क्या पॉइंट होता है? ये इंट्रो में आप लिख सकते हो। किस में लिख सकते हो? ये चीज़ आपकी इंट्रो के अंदर आ जाएगी कि आप एमेटिक्स के बारे में अगर लिख रहे हो तो इंट्रो में आप ये चीज़ लिख सकते हो। तो यहाँ पे आता है एमेसिस इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म विच सर्व टू एलिमिनेट हार्मफुल सब्सटेंसेज फ्रॉम द स्टमक एंड द ड्यूडम। ये स्टमक और ड्यूडम से आपके हार्मफुल जो सब्सटेंसेज होते हैं उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। और दूसरा क्या है हमारा? स्टिमुलेट करता है एमेटिक सेंटर को, जो कि मेडुला ओब्लांगाटा में प्रेजेंट होता है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्टिमुलेशन जो होता है एमेटिक सेंटर कहाँ पे होता है? मेडुला ओब्लांगाटा में। फिर आते हैं पाथवेज दैट एलिसिट द वॉमिटिंग्स। ऐसे दो पाथवेज कौन से होते हैं जो वॉमिटिंग को एनहांस करने में हेल्प कराते हैं? तो पहला हमारा कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एंड दूसरा में होता है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटरी। अब ये क्या होते हैं? एफरेंट इम्पल्सेस होते हैं, रिले एरिया फॉर द एफरेंट इम्पल्सेस फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक से ये स्टिमुलेट कराएंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन हमारे 3 टाइप में डिवाइड होते हैं कि वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ उनका सबसे पहला वो कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हमारे 3 में डिवाइड है। एक सेंट्रली एक्टिंग है, सेंट्रली पेरिफेरली एक्टिंग है, एक हमारा तीसरा है पेरिफेरल एक्टिंग। तो सेंट्रली एक्टिंग की बात करें तो प्राइमरीली वर्क बाय द स्टिमुलेटिंग द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। तो ये सेंट्रली एक्टिंग है, तो मतलब क्या है? ये हमारे ब्रेन पे वर्क कर रहा है, जहाँ पे हमारा कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? मेडुला ओब्लांगाटा के अंदर, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है? सेंट्रली पेरिफेरली एक्टिंग, मतलब यहाँ पे दोनों में वर्क कर रहा है। दोनों में कहाँ पे? एक इंड्यूस कर रहा है हमारा, जो कि ब्रेन में भी इफेक्ट कर रहा है जहाँ पे CTZ है, और दूसरा हमारा GI ट्रैक की लाइनिंग्स पे, वहाँ पे क्या करेगा? GI ट्रैक की लाइनिंग को स्टिमुलेट करेगा ताकि कि वोमिटिंग इंड्यूस हो पाए। फिर हमारा तीसरा आता है पेरिफेरल एक्टिंग, जहाँ पे हम बात करते हैं कि GI ट्रैक पे वर्क करता है ठीक है, और इरिटेट करता है स्टमक लाइनिंग को, स्टमक लाइनिंग जो हमारी होती है, और मसल्स को जो कि इन्वॉल्व होती हैं वोमिटिंग में। फिर आता है हमारा, अब हमने क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब कर दिया, फिर हम लोग अलोन एक क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा ब्रीफली एक हेडिंग डाल के बताएंगे कि हाँ दिस इज़ द फर्स्ट वन, दिस इज सेंट्रल एक्शन। तो ये आपको ब्रॉड करेगा कि हाँ बच्चे को आता है, ही और शी इज़ राइटिंग गुड, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यहाँ पे बस डिस्क्राइब कर दो कि इट वर्क्स ऑन द CTZ, इट वर्क्स ऑन दी बोथ सेंट्रल एक्टिंग एंड द GI ट्रैक लाइनिंग एंड द पेरिफेरल एक्टिंग में आप बता दोगे सिर्फ मसल जो हमारी GI ट्रैक की लाइनिंग होती है, मसल लाइनिंग, उसको ये स्टिमुलेट कराएगा। अब सेंट्रल एक्शन की बात करें तो सेंट्रल एक्शन में हम अब आपका आगे यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब करोगे। क्या डिस्क्राइब करोगे? कि एक्ट सेंट्रली टारगेटिंग वॉमिटिंग सेंटर इन द ब्रेन स्टेम। ये क्या करेगा? सेंट्रल टारगेट करेगा वॉमिटिंग सेंटर को, जो कि ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होता है, एट CTZ एंड वॉमिटिंग सेंटर। कहाँ पे? एट सेंट्रली टारगेटिंग वॉमिटिंग सेंटर्स पे। ये हो गया हमारा वॉमिटिंग सेंटर इन द ब्रेन स्टेम, जो कि ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होता है, CTZ एंड वॉमिटिंग सेंटर पे, ठीक है। दीज ऑल आर द सेम थिंग्स, बट अगर इलाबरेट करके लिखोगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। फिर आते हैं CTZ इज लोकेटेड इन दी पोस्ट ट्रॉमा रीजन। अब यहाँ पे हमने और ब्रीफ एक्सप्लेन किया कि CTZ जो होता है वो पोस्ट ट्रॉमा रीजन में प्रेजेंट होता है, जहाँ पे हमारा ब्रेन BBB को लैक करता है। अब आपको पता है BBB क्या होता है? इट इज़ अ ब्लड ब्रेन बैरियर। यहाँ पे क्या हम बात करेंगे? आई वुड राइट दिस ताकि कि आपको याद रहे, वैसे आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए या होगा भी। तो ब्लड ब्रेन बैरियर पे ये लैग करता है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करता है? कुछ ऐसे मेडिसिन होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे ये क्या करता है? कुछ मेडिसिन को पास ऑन नहीं होने देना है, दिमाग में पास ऑन नहीं होने देता है। बट यहाँ पे जब ब्लड ब्रेन बैरियर लैग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि सर्कुलेटिंग जो सब्सटेंसेज होते हैं वो अंदर अच्छे से आ सकते हैं और एक्ट कर सकते हैं। तो सेंट्रल एक्शन वहाँ पर होता है हमारा। फिर आप लिख सकते हो कि पेरिफेरल एक्शन में हमारा क्या होगा? कि एट पेरिफेरली ये क्या करेगा? पेरिफेरली एक्ट करेगा, इरिटेट करेगा GI ट्रैक को, कॉजिंग फिजिकल स्टिमुलेशन दैट ट्रिगर्स द एमेटिक रिफ्लेक्स। अब यहाँ पे क्या करेगा? पेरिफेरल GI ट्रैक को इरिटेट करेगा। जब GI ट्रैक को इरिटेट करेगा जिस वजह से फिजिकल स्टिमुलस होगा, मतलब जब इरिटेट किया तो हमारी ब्लड वेसल्स होंगी, उसमें कुछ स्टिमुलस जनरेट होगा, जिसकी वजह से एमेटिक रिफ्लेक्स जनरेट होगा, मतलब जो होगा उल्टी हो जाएगी, या फिर आप कह सकते हैं वॉमिटिंग, ठीक है। इरिटेशन एंड सिग्नल्स टू द ब्रेन स्टेम वॉमिटिंग सेंटर। फिर इरिटेशन क्या करती है? सेंड करती है सिग्नल्स को ब्रेन स्टेम तक, वॉमिटिंग सेंटर्स तक, और जहाँ पे हमारी वेगल नर्व जो होगी लीड करेगी वॉमिटिंग को। तो हमने सबसे पहले बताया कि वो कैसे एक्ट करे, फिर हम ये भी बता रहे हैं कि कैसे वर्क किया, क्योंकि उसने इरिटेट किया। इरिटेट करने के बाद जो हमारी वेगल नर्व जो रिस्पॉन्सिबल होती है स्टिमुलेशन के लिए, तो वो क्या करेगी? वॉमिटिंग को
स्टिमुलेट कर देंगे। फिर आता है हमारा कॉम्बिनेशन में, तो ये क्या करती है, सेंट्रल और पेरिफेरल एक्ट दोनों को करती है। स्टिमुलेट करती है किसको, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को, एंड ऑल्सो इरिटेट द स्टमक एनहांसिंग द इफेक्टिवनेस। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि एपोमॉर्फिन ड्रग जो कि हमारा सेंट्रल एक्टिंग होता है। तो एपोमॉर्फिन ड्रग से बारे में बात करते हैं, तो इट इज़ अ सेमी सिंथेटिक ओपिएट होता है। आपको ये चीज़ अगर मेंशन करनी है तो कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी चीज़, कोई भी ड्रग को थोड़ा एलाबोरेट करके लिखेंगे तो इट विल लुक गुड एंड मेक योर प्रेजेंटेशन इफेक्टिव। तो इट इज़ अ सेमी सिंथेटिक ड्रग दैट इज़ कॉमनली यूज एज एन एमिटिक। इट इज़ डायरेक्ट एक्टिंग, पोस्ट साइनेप्टिक पे एंड प्री साइनेप्टिक डोपामिन टू रिसेप्टर एगोनिस्ट पे वर्क करता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो ये अगर हम आईवी देते हैं, ठीक है, अगर हम इसको आईवी दे रहे हैं तो ये 1 से 2 मिनट तक लास्ट करेगा वॉमिटिंग के लिए, और अगर हम आईएम दे रहे हैं तो ये अप्रॉक्स 5 मिनट तक वर्क करेगा। आईएम रिकमेंडेड डोज होती है 0.09 0.08 mg/kg होती है। अगर सबक्यूटेनियस की बात करें 0.08 तक होती है। अगर आईवी की बात करें 0.028। अब अगर आपको रेंजेस नहीं याद आ रही कि आईएम, एससी या फिर आईवी में हम कैसे कैटेगराइज करें, तो आप सिंपली ये लिख सकते हो कि हमारी जो डोज होती है वो 0.02 से लेके 0.08 तक होती है। तो उसके बीच में हमारी सारी क्लासिफिकेशन आ जाएगी। अगर आपको याद रह रहा है तो इट्स मच बेटर कि आईएम हमारी 0.4 टू 0.08 है, और हमारी सबक्यूटेनियस में 0.08 है, एनआईवी में 0.02 टू 0.04 है। अब यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारा क्या होगा कि एपोमॉर्फिन क्या किया, स्टिमुलेट करा D2 रिसेप्टर्स को जो हमारी कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे प्रेजेंट रहते हैं। फिर ये वॉमिटिंग को स्टिमुलेट करता है। तो सिंपल सा मैकेनिज्म है एपोमॉर्फिन का कि D2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया, डोपामिन 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट किया जो सिटी सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, एंड वॉमिटिंग को स्टिमुलेट कर लेते हैं। तो कमिंग टू द नेक्स्ट कि हम लोग इंडिकेशन किस में दे रहे हैं कि जब हमें हाइपोमोबिलिटी हो रही है, जब बहुत कम मोबिलिटी हो रही हो, या फिर एपिसोड्स ऑफ पार्किंसन डिसीज़, या फिर किसी को मेडिसिस करानी हो, तब भी दे सकते हैं। सो बाकी चीज़ों को हमने बताया कि इंडिकेशंस हमारे क्या थे। फिर उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो हाइपर सेंसिटिविटी तो सबको पता है। अगर उस ड्रग से कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी है, एपोमॉर्फिन से कॉन्कामिटेंट यूज़ ऑफ द 5-HT3 एंटागोनिस्ट इसलिए बोला गया है, एगोनिस्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि ये हाइपोटेंशन को मतलब वो क्या कहता है, बढ़ाता है, उन सब चीज़ों को करा सकता है। जिसकी वजह से हम अगर 5-HT3 ब्लॉकर को 5-HT3 एंटागोनिस्ट को साथ में दे रहे हैं तो इसकी वजह से हाइपोटेंशन हो सकता है। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी आईवी एडमिनिस्ट्रेशन लगा रहे हैं, मतलब रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन करें, तो ये साइड इफेक्ट शो कर सकता है। और दूसरा हमारा क्या है, रेस्पिरेशन डिप्रेस्ड हो जाएगी। अगर किसी को रेस्पिरेटरी डिप्रेस्ड है तो उसमें ये चीज़ नहीं देनी है। ठीक है, फिर आते हैं एडवर्स इफेक्ट्स में। तो हमारे एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, रेस्टलेसनेस होगा, ट्रेमर्स होंगी, ओकेजनल कन्वर्जन्स भी हो सकते हैं, सिंकोप हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, जैसे कि आपने देखा हाइपोटेंशन इसमें दिया गया है। तो एडवर्स इफेक्ट इसके होंगे ही। और अगर आप इसको देंगे साथ में, अगर इन सारी चीज़ों को साथ में देंगे, अगर इन सारी चीज़ों होने के बावजूद भी आप इस ड्रग को दे रहे हैं, तो ये सारे और ज़्यादा इफेक्ट शो कर सकते हैं। ठीक है, अब इपिक्वाना की बात करते हैं तो ये सेफर देन अदर ड्रग्स होता है, और ये ड्राइव होता है फ्रॉम दी रूट्स से ड्राइव होता है फ्रॉम दी ड्राइड रूट्स ऑफ सिफेलिस इपिक्वाना। ठीक है, इपिक्वाना कंटेनिंग एमेटिन्स। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि इपिक्वाना कहाँ से ड्राइव है, इंट्रो में लिख सकते हैं। इपिक्वाना कहाँ से ड्राइव होता है, एक ड्राइड रूट ऑफ सिफेलिस इपिक्वाना होता है। ये हमारा प्लांट है, जो भी चीज़ है ये होता है, जो इपिक्वाना है, ठीक है, सिफेलिस इपिक्वाना है, उसके रूट से ड्राइव होता है। ठीक है, जो कि ड्राइड रूट्स होती है जिसके अंदर एमेटिन होता है। अब इंडिकेशंस क्या होंगे कि हमारे बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया है, ठीक है, या फिर फाउल कंडीशन ऑफ स्टमक है, तो अगर स्टमक में फाउल कंडीशन है तो उसमें से एलिमिनेट करने के लिए भी हेल्प करेगा, और साथ में इरिटेशन करेगा, तो फिर होर्सनेस हो जाएगी फ्रॉम दी कोल्ड, हाइपर सिक्रीशन हो रहा है शरीर में, ठीक, उसकी वजह से। और ड्रग इंट्रैक्शन हमारा क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल हो सकता है, या फिर अल्कोहल CNS डिप्रेसेंट भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम एक्टिवेटेड चारकोल के साथ दे सकते हैं, साथ में चारकोल के साथ अल्कोहल से दे सकते हैं, एंड CNS डिप्रेसेंट के साथ भी दे सकते हैं। तो ये हमारा ऑल अबाउट क्या था कि हमने एंटीएमेटिक्स में ये सबसे पहला जो सेंट्रली एक्टिंग था उसमें बोला। अब एंटीएमेटिक्स में दूसरा हम बात करते हैं, ये हमारे एमेटिक्स था। ठीक है, एमेटिक्स में आपने इतना बता दिया, अगर आपने इतना भी लिख दिया तो इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी सफिशिएंट कि आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स दे दे। ठीक है, अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो वी कैन प्रेफर दिस बुक जहाँ से हमने पढ़ा है। इसमें हमने बात की इपिक्वाना की, इपिक्वाना में हमने साइड इफ़ेक्ट्स देखे हैं एंड ड्रग इंट्रैक्शन एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। इफ़ यू वांट दीज नोट्स तो आप मेरे को बता सकते हो, इधर यू टेक्स्ट मी
ऑन दी इंस्टाग्राम, जहाँ पे हम अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल दे देंगे, या तो आप मेरे को इसी यूट्यूब सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं ये आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, इंस्टाग्राम हम बाद में अभी बताएंगे, क्योंकि हमारा अभी इंस्टाग्राम चैनल खुला नहीं है, क्योंकि वी आर ओपनिंग द न्यू चैनल एंड हमारे पास इतना भी कंटेंट नहीं है कि हम आपको अच्छा सा एकदम से स्क्रीन को प्रोवाइड करा सकें, बट वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू द बेस्ट नोट राइट हेयर। ठीक है, ताकि कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकें एग्ज़ाम में। बाकी इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं आप लोग। इतना आपके लिए बहुत ही इनफ है अगर आप एग्ज़ाम से पहले पढ़ रहे हैं।